नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज अपन पढ़ने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और उनसे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताएंगे ताकि ये जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वह क्वेश्चन न पूछे जाएं तो भी उसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं जो उससे संबंधित क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी ये एसएससी से संबंधित स्टडी मटेरियल हमारे चैनल पर आप लोगों को उपलब्ध करवाया आ जाता है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये वीडियो वो आपके अलावा आपके दोस्तों के लिए भी कारगर साबित हो सकती है, इसलिए अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिएगा। अब ज़्यादा आप बात ना करते हो, चलते हैं सीधे एक क्वेश्चन के ऊपर। और भारत के कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? तो भारत का कार्यकारी प्रमुख है वो राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री को माना जाता है। भारत का कार्यकारी प्रमुख किसको माना जाता है? प्रधानमंत्री को माना जाता है। अब बात करते हैं इसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में। भारत के एक कार्यकारी का प्रमुख भारत का प्रधानमंत्री को माने जाते हैं। ये अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रधान है वो प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति को उसकी कार्यों के संपादन एवं सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है, उसका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेगा। यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? अनुच्छेद 75 के अंतर्गत होती है, और नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। कार्यकारी प्रधान होता है प्रधानमंत्री, और देश का संवैधानिक प्रधान होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है, यानी भारत को प्रथम नागरिक कहा जाता है, भारत के राष्ट्रपति को। और राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है। देश की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। संवैधानिक देश की संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। और जो कार्यकारी का प्रमुख होता है, राज्य की कार्यपालिका का कार्यकारी प्रमुख होता है वो होता है राज्यपाल। नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्ध्य पर क्या असर होता है? यानी एक तरंग की जो आवृत्ति बढ़ती है तो उसके दैर्ध्य पर क्या फर्क पड़ता है? तो इसका तरंग की आवृत्ति ई बढ़ती है तो इसका तरंग दैर्ध्य घट जाता है। यह सी आंसर आपका इसमें सही होगा, तरंग दैर्ध्य आपका घट जाता है। तरंग की आवृत्ति बढ़ने पर तरंग दैर्ध्य घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कोणार्क सूर्य देव मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंह देव प्रथम ने। किसने करवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में पूरी उड़ीसा में किया था। और ये मंदिर कहाँ स्थित है? पूरी उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? इसमें पूछा गया है कि कौन से मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है, जो आपको नीचे ऑप्शन में दिया गया है। बीबी का मकबरा, ताजमहल, चार मीनार और इत्यादि उद्दुल्ला। तो ये चारों में से सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि चार मीनार है वो किसी भी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है, और यह हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने किया था, जो हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। इसका निर्माण है 1591 ईस्वी में हुआ था। ये पूछ लिया जाता कि चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने करवाया था। और तेलंगाना कहाँ स्थित है? तेलंगाना हैदराबाद में स्थित है, और इसका निर्माण है 1591 ईस्वी में किया गया था। ताजमहल का निर्माण 1632 से 1654 ईस्वी में शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में उसकी कब्र के ऊपर बनवाया था। इसका निर्माण करने वाले मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है कि जो मुख्य कलाकार थे, साहित्यकार थे, स्थापत्य कलाकार थे ताजमहल के, वो कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। नेक्स्ट है, इत्माद उद्दौला का मकबरा 1627 में नूरजहां बेगम ने बनवाया था।
मुगल कालीन इन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से बेदाग सफेद संगमरमर से निर्मित है। सर्वप्रथम इस इमारत में पित्रा आदुरा नामक जड़ाऊ काम में लिया गया था। बीबी का मकबरा का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। औरंगजेब ने कब कराया था? 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया था। औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो सम्राट अशोक के उत्तराधिकारी थे किसके? बिंदुसार के। सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, तो जिसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? बिंदुसार हुआ। तो चंद्रगुप्त मौर्य अशोक के दादाजी। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य विष्णु कौटिल्य गुप्त था। चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थनीज रहता था, जो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे, और इन्होंने इंडिका पुस्तक लिखी थी। बिंदुसार को अमित्रघात नाम से भी जाना जाता था। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो इसमें निम्न कोशिकीय प्रोटोजोआ है, वो एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो पेनिसिलिन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। वो कब किया था? 1928 में। पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक पेनिसिलियन नामक कवक से प्राप्त होता है। यानी ये पूछ लिया जाता है कि पेनिसिलिन नामक जो प्रतिजैविक है वो किससे प्राप्त होता है? तो ये पेनिसिलियम नामक कवक से प्राप्त होता है। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन है 1951 में किया गया था। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन 1951 ईस्वी में किया गया था। इस संशोधन द्वारा संविधान की 9वीं सूची ही जोड़ी गई थी। ये भी पूछ लिया जाता है कि 1951 में संविधान का संशोधन किया गया था, कौन सी सूची जोड़ी गई थी? तो इसमें इन 9वीं सूची जोड़ी गई थी। भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी में को हुई थी। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। यानी संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसका संविधान कौन से देश से जो प्रावधान लिया गया है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान का संशोधन कर सकती है? वो है 368 के अंतर्गत। कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ था? तो इसका हुआ था आंध्र प्रदेश से। कुचिपुड़ी नृत्य शैली कहाँ की है? आंध्र प्रदेश राज्य की। कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ है भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से हुआ था। और इसके मुख्य नर्तकी थे यामिनी कृष्णामूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, सोपन सुंदरी कुचिपुड़ी नृत्य के मुख्य कलाकार थे। कलाकारों के बारे में पूछ लिया जाता है कि इस कलाकार का कौन से नृत्य से संबंध है? तो यामिनी कृष्णामूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री और सोपन सुंदरी कुचिपुड़ी नृत्य के मुख्य कलाकार हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन लावणी, तमाशा और मोनी महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। भरतनाट्यम शास्त्रीय लोक नृत्य तमिलनाडु से संबंधित है। भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। लावणी, तमाशा, मोनी और महाराष्ट्र से संबंधित है। संयुक्त पाणिग्रही का संबंध है उड़ीसा से। ये पूछ लिया जाता है कि संयुक्त पाणिग्रही जो नृत्य है वो किसका संबंध किस राज्य से है? तो उसका संबंध है उड़ीसा से। ये उड़ीसा का लोक नृत्य है। बंगाल का शोक के नाम से किस नदी को जाना जाता है? बंगाल के शोक के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो बंगाल के शोक के नाम से है वो दामोदर नदी को जाना जाता है। दामोदर नदी का उद्गम स्थान झारखंड के लातेहार जिले के एटोरी क्षेत्र छोटा नागपुर के पठार से हुआ था। और ब्रह्मो बांध, अय्यर बांध, तेनुघाट बांध का निर्माण दामोदर नदी पर हुआ था। यानी दामोदर नदी से संबंधित बांध ब्रह्मो बांध, ब्रह्मो अय्यर बांध,
तेनुघाट बांध का निर्माण दामोदर नदी पर हुआ था। भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है। दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना 1948 ईस्वी पूर्व में की गई थी। हुगली नदी का उद्गम स्थान है वो गंगा नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान तिब्बत में मानसरोवर झील है। इस नदी को तिब्बत में सापू, असम में दिहांग के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को यमुना भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्माइस्कोप का आविष्कार किसने किया था? थर्माइस्कोप का आविष्कार किया था गैलीलियो गैलील ने। थर्माइस्कोप का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो गैलील ने किया था। कब किया था? 1593 के अंदर। कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी 1540 में। केपलर द्वारा ग्रह की गति के नियम की खोज की गई थी 1620 में। न्यूटन ने दृश्य विकिरण की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक डेकालीटर कितना होता है? एक डेकालीटर कितना होता है? तो एक डेकालीटर में होता है 10 लीटर होता है। और डेकालीटर में 10 लीटर होता है। एक डेकालीटर बराबर 10 लीटर, एक हेक्टालीटर बराबर 100 लीटर और 1 लीटर बराबर 0.22 गैलन। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक है। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच से हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप की हार हुई। कब लड़ा गया था हल्दी घाटी युद्ध? 1576 में। महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक थे। उनकी मृत्यु 57 वर्ष की उम्र में 1597 ईस्वी में हो गई थी। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह और आसफ खान ने किया था। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अकबर की तरफ से हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो मान सिंह और आसफ खान ने किया था। नेक्स्ट है, कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? तो कर्णम मल्लेश्वरी है वो संबंध है भारोत्तोलन से, यानी वेट लिफ्ट से, भार उठाना से। कर्ण मल्लेश्वरी ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। यानी प्रथम भारतीय महिला कौन थी जिसने ओलंपिक में पदक जीता था? तो वो थी कर्ण मल्लेश्वरी। कर्ण मल्लेश्वरी ने ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट है, रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो रोलेट एक्ट है वो 1919 में पारित किया गया था। रोलेट एक्ट कब पारित किया गया था? 1919 में। रोलेट एक्ट को 1919 ईस्वी में पारित किया गया था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में रोलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को पारित किया गया था। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 1919 में पारित किया गया था, 19 मार्च 1919। इस एक्ट के अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 13 अप्रैल। 19 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट, उसके बाद में इसी से संबंधित 13 अप्रैल 1919 में है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो 19 अक्टूबर 1919 को समूचे देश ने खिलाफत दिवस मनाया था। खिलाफत दिवस कब मनाया था? 19 अक्टूबर को। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ था। कौन सी वर्ष में हुआ था? 1919 ईस्वी में यह अधिवेशन किया गया था। तो दोस्तों, जो हमारे द्वारा जो आपको पढ़ाए गए क्वेश्चन है वो अगर आपको लगते हैं कि एग्जाम में आने लायक है या मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।